Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP Target 50 series of IE and IFS. So this is lecture 5 और आज हम इसमें करने वाले हैं revolutions and GDP contributions का concept को cover. So for those who are watching this series for the first time, let me tell you कि ये Target 50 series हम लेकर आए हैं ताकि 50 topics आपके हम इस तरीके से cover करवा दें जो सबसे ज़्यादा important वाले हैं कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 2026 एग्जाम, सो लेट मी टेल यू कि इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQs 2023 से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। नाउ टू गिव अ डायरेक्शन टू योर प्रिपरेशन, ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मदद करेगी क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं PYQs देख के, कितनी डेप्थ में किसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड ऑल्सो MCQs विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस अ लॉट। आज जैसे जैसे आपका कोई कॉन्सेप्ट कवर होता रहे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस डॉक्यूमेंट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो रेवोल्यूशंस इन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, तो ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। रेवोल्यूशन क्या है? हमने देखो पिछले जो क्लास थी उसमें पढ़ा कि देर आर 3 सेक्टर्स, है ना, व्हेन इट कम्स टू बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हम जो सेक्टर्स हैं उनको 3 तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। सो जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा बहुत कोर रहा है। व्हेन वी गॉट अर इंडिपेंडेंस, बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर ने इकोनॉमी को लाइन पर लाने में। तो बहुत ज़रूरी था कि जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या एलीड एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल एलीड एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, उनमें कुछ रेवोल्यूशंस लाए जाएं ताकि हम प्राइमरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकें। और ऐसा इसलिए था बिकॉज एग्रीकल्चर हमेशा से ही इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री रही है। अब ओवरऑल अगर बात करें तो एग्रीकल्चर ना अब थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। डाउनफॉल मतलब पीपल आर लेस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। प्राइमरी सेक्टर का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो हर डिकेड के साथ डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में इसने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है। सो ट्रेडिशनल फार्मिंग इन इंडिया जो अभी भी चल रही है दैट इज रेन फेड, है ना, बारिशों की वेट करते हैं, फूड ग्रेन बेस्ड एंड लैक डाइवर्सिफिकेशन, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते हैं, बारिश का इंतज़ार किया जाता है फॉर इरिगेशन, है ना, हर जगह पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी कि खेतों में पानी ले जाने की जो फैसिलिटीज़ हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, वो फॉरेन में ज़्यादा है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर ज़्यादा है, हम अभी भी प्रॉपरली उसमें नहीं गए हैं। फूड ग्रेन ओरिएंटेड मार्केट, फूड ग्रेन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारी मार्केट डाइवर्सिफाइड नहीं है। कुछ चंद चुनिंदा ग्रेन्स हैं जो हम ज़्यादा फोकस्ड या कहते हैं ना बल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, और बहुत सारी और चीज़ें, बहुत सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स, है ना, या बहुत सारी और तरीके की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कॉटन हम बनाते हैं, है ना, लेकिन कॉटन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं जो हम नहीं बना रहे। सो वी आर नॉट वेरी डाइवर्सिफाइड येट। So there is lack of diversification and there is lack of commercialization also. वो चीज़ें हम नहीं उगा रहे जिनमें कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट का स्कोप है। नाउ दिस इज, ये जो यहाँ पर डब्बा बना हुआ है, दिस इज अबाउट के प्राइमरी सेक्टर रेवोल्यूशन से पहले कैसा था। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम रेवोल्यूशंस लेकर आए। बहुत सारी चीज़ें इसमें से सॉल्व करी रेवोल्यूशंस ने, लेकिन 100% अभी भी हम बहुत एडवांस्ड फार्मिंग की तरफ नहीं गए हैं। वी आर स्टिल समवेयर स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम्स। सो देर आर अ फ्यू रेवोल्यूशंस दैट यू नीड टू नो अबाउट। एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है ऑलमोस्ट इसमें से। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस, आपको उनकी डेट दिमाग में होनी चाहिए। वो रेवोल्यूशन सबसे प्राइमरीली किस चीज़ से रिलेटेड है। इफ आई स्पीक अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, है ना, अच्छी सीड्स आप डालो उसमें, अपने हाइब्रिड सीड्स डालो, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ताकि जो ओवरऑल प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो। सो दैट वाज द होल आइडिया of green revolution and it was given by Dr. M.S. Swaminathan. He is called the father of green revolution. Then white revolution, है ना, white क्या होता है? Milk is white, so that is related to milk and dairy production. So formation of cooperatives, अमूल दूध पीता है इंडिया, क्यों पीता है? Because white revolution. फादर है इसके डॉक्टर वर्गीस कुरेन
एंड नेशनल डेयरी प्रोग्राम एंड ऑपरेशन फ्लड, ये सारे के सारे आर रिलेटेड टू मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन एंड पार्ट ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन, ठीक है, येलो कलर का याद रखना है, ऑयल होता है, सो ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड ये रेवोल्यूशन है और एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा राइज हो इसके लिए ये किया गया। फादर ऑफ रेवोल्यूशन इज मिस्टर सैम पिट्रोडा। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू क्या होता है, पानी, ब्लू है पानी पानी पानी, तो याद रखना है। तो फिशरीज एंड एक्वा कल्चर जो भी है उसमें प्रोडक्शन, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिशरीज ज़्यादा हो, है ना, एक्वा मरीन लाइफ को हम ज़्यादा सपोर्ट करें, वहाँ से जो कंजम्पशन के लिए हम रिसोर्सेज निकाल सकते हैं वो निकालें, तो उन सब के लिए इनलैंड एंड मरीन रिसोर्सेज की बेटरमेंट के लिए ब्लू रेवोल्यूशन था। ठीक है, सो दिस वाज गिवन बाय डॉक्टर अरुण कृष्णन। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द रेवोल्यूशंस दैट यू हैव टू रीड। ठीक है, और ये आपको मेमोराइज करने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दिया करूंगी कुछ कुछ टेबल्स जो आपको मेमोराइज करने हैं एंड प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू मेमोराइज इट। मैंने बल्ब बना दिया है, मतलब कि एग्जाम में बल्ब चल जाएगा अगर आपने याद कर लिया तो। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड दिस आई एम अज्यूमिंग कि आप पढ़ के खुद से याद कर लोगे। येलो ऑयल सीड से रिलेटेड, ब्लू फिश एंड एक्वा, ये हम पढ़ चुके हैं चारों। गोल्डन, आप इमेजिन करो एक गोल्डन कलर की बड़ी सी थाली है ना, बड़ी सी थाली है गोल्डन कलर की, उसमें एक गोल्डन सेब रखा हुआ है ऐसे। अच्छा चलो, पूरा खाया हुआ क्यों रखें, हम पूरा सेब रखेंगे, पूरा गोल्डन सेब रखा है, हनी रखा है ना, एंड एक फूल रखा है। या मैं जैसे इसको याद करवाती हूँ जनरली स्टूडेंट्स को, दैट इज के एक बहुत बड़ी सी गोल्डन कलर की थाली है, उसमें गोल्डन एप्पल रखा है और साथ में एक गोल्डन कलर का रोज रखा हुआ है, राइट। सो फ्लावर्स रिप्रेजेंट व्हाट, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। सो उसके ऊपर एक हनी भी आकर चिपक गई है। तो अब आप विजुअलाइज करो, आप लाइफ में नहीं भूल सकते कि गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, हनी एंड फ्रूट्स, है ना। तो एग्जाम में जब ऑप्शंस आएंगे आपको ये विजुअलाइजेशन याद आ जाएगी, आंखें बंद करोगे और आपको समझ आ जाएगा कि यार ये तो गोल्डन में था सब कुछ, है ना। सिमिलरली पिंक है, तो पिंक में आप पिंक कलर का एक क्यूट सा बॉक्स, है ना, दिमाग में रखो, और उस बॉक्स में क्या रखा है, उस बॉक्स में प्रॉन रखा है पिंक कलर का, अनियन रखा है और दवाई रखी है, मतलब कि बस बॉक्स ही क्यूट है, अंदर का सामान तो कुछ कुछ रखा हुआ है ना। तो प्रॉन है, अ, दवाई है और अनियन है ना, ऑल इन पिंक। सो दैट इज रिलेटेड टू पिंक रेवोल्यूशन। उसी तरीके से सिल्वर फाइबर इज रिलेटेड टू कॉटन, सिल्वर इज रिलेटेड टू एग्स, गोल्डन फाइबर इज रिलेटेड टू जूट। ब्राउन, ब्राउन रेवोल्यूशन, नाउ इमेजिन आप घर जा रहे थे, आपने देखा बहुत बड़ी सी विंडमिल है आपके घर के रास्ते पे और उसमें एक बहुत बड़ा सा ह्यूज कलर का ब्राउन कलर का बैग लटका हुआ है। आपने देखा उस बैग के अंदर क्या है और आपने देखा वहां तो चॉकलेट पड़ी है। तो आपको समझ आ गया कि अच्छा ये तो हीरल चौधरी का ब्राउन रेवोल्यूशन है ना। सो ब्राउन विंडमिल, विंडमिल का मतलब क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। लेदर का ये बैग है, सो लेदर, एंड उसके अंदर क्या पड़ा है, चॉकलेट, दैट इज कोकाओ। सो दिस इज रिलेटेड टू ब्राउन रेवोल्यूशन। रेड मीट एंड टमेटो, ग्रे फर्टिलाइजर्स होते भी ग्रे कलर के ही हैं वो। एवरग्रीन, ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड। ब्लैक इज पेट्रोलियम एंड राउंड इज पोटैटो। प्रोटीन, ये जो लेटेस्ट है गिवन बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए ये है। तो ये सब कुछ आप याद रख सकते हो एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में एक कंट्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन वैल्यूज को जब हम ऐड कर लेते हैं दैट गिव्स अस अ जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो एग्रीकल्चर इज इंडियाज बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर एंड पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हमें अलग अलग सेक्टर्स पता हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि वो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं और उसमें से भी प्राइमरीली जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, उनका जीडीपी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है एंड इट इज अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि नहीं होते ना, इसके कोई नॉर्म्स डिफाइन नहीं होते। हमने लास्ट लेक्चर में किया था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो कोई काम करने के तरीके कोई गवर्नमेंट के लॉ के अंदर नहीं आते, है ना, पता नहीं है आज पैसे हैं कल को होंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, सो इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड, सो दैट इज वाई अनऑर्गेनाइज्ड। Around 54.6% of the workforce is engaged in agriculture and related jobs. This is as per the 2011 census. Agriculture contributes 17.8% to India's GVA,
in the year 2019-20. आज की बात करें तो today also it is around 18% only. So 0.2% का difference जो है वो अभी तक हुआ है. So contribution is approximately 17 to 18%. It has seen a decline in its share in income where industry and service sector has grown up. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ओवरऑल एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो रहा है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर की तरफ रुझाव कर रहे हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंस कहीं ना कहीं स्टिल एग्रीकल्चर की है. वाई? बिकॉज अपना खुद का उगाकर खाना एक बहुत बड़ी इट्स अ काइंड ऑफ लिबर्टी है ना. तो और सेल्फ सफिशिएंट होते हो अगर आपकी कंट्री खुद का ही उगा के खुद का ही खा रही है, तो यू आर सेल्फ सफिशिएंट इन मेनी एस्पेक्ट्स. सो इट इज स्टिल द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. रिसेंट इंप्रूवमेंट्स में इरिगेशन हमने बेहतर करी है, सीड्स बेटर किए हैं, टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री, फिशेस, हॉर्टिकल्चर, हमने ये सब कुछ बेटर किया है. गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आई है जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप्स की इंश्योरेंस के लिए है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड्स ताकि फार्मर्स की इनकम को बेटर किया जा सके. इंडिया के स्टैटिस्टिक्स की बात करें लैंड यूज की, तो टोटल एरिया एग्रीकल्चर के लिए इज 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स. नेट सोन एरिया इज जिसमें बोया जा सकता है दैट इज 139.4 मिलियन हेक्टेयर्स, एंड नेट इरिगेटेड जहाँ पर पानी की फैसिलिटीज हैं दैट इज ओनली 68.6 मिलियन. दैट इज व्हाई वी से वी आर नॉट ट्रूली इवॉल्व्ड इन द इरिगेशन पार्ट येट. इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ना 4 चीज़ें आ जाती हैं. माइनिंग एंड क्वेरिंग. माइनिंग मतलब ये अर्थ है, अर्थ को खोद के अंदर से आप कुछ मिनरल्स निकाल रहे हो, दैट इज माइनिंग. अर्थ के ऊपर एक पहाड़ बना हुआ है, उसको खोद के खरोच के आप मिनरल्स निकाल रहे हो, दैट इज क्वेरिंग. सो माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बनाना, पावर गैस एंड वाटर सप्लाई, एंड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ऑफ प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन इज ऑफ बिल्डिंग्स, राइट. तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, सब सेक्शंस हैं ये इंडस्ट्री के या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको दिमाग में रखना है. ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्री का 17% से लेकर 29% तक, एंड 4 फेजेस थे इंडियन इंडस्ट्री के. फेज 1 जिसमें कि फाउंडेशन रखी गई दैट केम राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना. हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बट धीरे धीरे हम अपनी इंडस्ट्री को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे. पर उस टाइम पे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, तो प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो. 65-80 में फॉल देखने को मिला बिकॉज हमने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, हमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर में एक डाउनफॉल देखा गया बिकॉज गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो इंडस्ट्रीज को बूस्ट नहीं दे पा रहे थे. दे वर नॉट इनफ टू गिव अ बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि उनके जो फंड्स थे वो और कंट्री को डिफेंड करने में, वॉर्स लड़ने में, पावर्टी हटाने में, इन सब चीज़ों में जा रहे थे. तो फेज 3 आया, ठीक है, जब रिकवरी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई और जब 1991 के रिफॉर्म्स आए, एलपीजी रिफॉर्म्स, तो उसके बाद तो ग्रोथ हुई है. क्यों ग्रोथ हुई है? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गई. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर में प्राइवेट लोग बहुत आ गए, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आने लग गई, तो अब इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स बूस्ट मिली है. आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ये एक इंडेक्स होता है जो कि ट्रैक करता है ग्रोथ को इन प्रोडक्शन अक्रॉस वेरियस वेरियस सेक्टर्स. ठीक है, तो कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको ट्रैक डाउन करने के लिए वी हैव आईआईपी. कमेंट्स में आप मुझे बताओगे कि इंडिया का आईआईपी है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कितना चल रहा है. ठीक है, सो ये आप मुझे बताओगे. एंड कोर इंडस्ट्रीज जो है इसमें ये सारे यहाँ पर मेंशन्ड है. सो बेसिकली ये यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है ना, दिस इज अ क्विक समरी ऑफ वट एवर वी हैव रेड हियर. ठीक है, क्विक समरी है. फिर आ जाता है जी सर्विस सेक्टर, विच इज़ सर्टनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सर्विस जो है इंटेंजिबल चीज़ें प्रोवाइड करने की बात होती है. लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का. 2019-20 में 55.3 था, अब भी लगभग उतना ही है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, 56 पॉइंट समथिंग है. ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग 18% करते हैं कंट्रीब्यूट. फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, सीएस, लॉयर्स एंड ऑल कंट्रीब्यूट 21%. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर्स कंट्रीब्यूट 15.6%. इंडिया जो है वो टॉप 10 ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्टर्स में से है. सॉफ्टवेयर सर्विसेज, या सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जस्ट अ सेकेंड, या सो सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है, जो इंडिया में एक्सपोर्ट होता है आईटी सॉफ्टवेयर्स का, वो 40% ऑफ द टोटल
सर्विस एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और 2020 में इंडिया 5th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट बन गया। ऑल्दो आज की डेट में ये पोजीशन दोबारा 15th पोजीशन पर चली गई है, बट 2020 में देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज द 5th लार्जेस्ट इन रिसीविंग एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स थे, कंपनीज थी, बिजनेसेस थे, इंडिया को एक बहुत ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट मानते थे और यहाँ पर सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते थे। हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स रिसीव होती थी जो कि अब अगेन नहीं होती। टूरिज्म, आईटी, बीपीएम। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीपीएम मींस बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। सो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, आईटी बिजनेसेस को कैसे चलाना है, ऑटोमेशन कैसे करनी है एंड ऑल that contributes to $181 billion, whereas tourism earnings contribute to $27.7 billion. So these are the contribution aspects, and I would request you all to read this data and try to memorize it as much. Which of the following is or are the part of service sector of India? ठीक है, तो आप अब पॉज करके ट्राई करिए आंसर करना। अगर आप सही आंसर कर सकते हो तो ग्रेट। तो ट्रेड है, बिल्कुल है जी, ये तो सर्विस ही है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, बिल्कुल, अगेन दे प्रोवाइड सर्विस। माइनिंग एंड क्वेरिंग, नो, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, राइट। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन अ सर्विस। तो क्या आंसर हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। 1, 2 एंड 4 विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फील्ड? ठीक है, अब हमें बताइए, मतलब आप लोग ट्राई करिए कि इसमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एम एस स्वामीनाथन ने दिया, बिल्कुल ये तो सही हो गया। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट कलर का क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स है ना। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो ऑब्वियसली दीज थ्री ऑल आर करेक्ट बिकॉज ब्लू पानी से रिलेटेड था, व्हाइट डेयरी से, और ग्रीन एग्रीकल्चर से। सो ये चारों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आप मुझे एक चीज बताओगे कमेंट्स में कि गोल्डन रेवोल्यूशन में क्या क्या 3 चीजें आती हैं। एंड ट्रस्ट मी, डोंट गो बैक इन द लेक्चर, ट्राई टू मेमोराइज इट। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, है ना। अगर आपने सुना है अच्छे से तो आपको डेफिनेटली आप गैस कर पाओगे। मुझे बताना जरूर कि कितने लोगों ने सही गैस किया। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? फूड ग्रेन ओरिएंटेड फार्मिंग है, बिल्कुल सही बात है। डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, हम कुछ ही चंद चुनिंदा प्रोडक्शंस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग नहीं, रेन फेड है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर एज इट इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। डेफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन, यस, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं लोग, कमर्शलाइज क्रॉप्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल अगर थीम की बात करूं तो स्टिल फार्मर्स आर समवेयर इंक्लाइन टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल क्रॉप्स, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर. So that is all for today's class, guys. But before moving ahead, I want to show you something. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नवंबर एग्जाम, है ना, और अगर आपको लगता है कि ये सही टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, विच पर्सनली इफ़ आई हैव टू सजेस्ट यू, लेट मी टेल यू, ये है सही टाइम। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट क्योस को अवॉइड करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। और उसके लिए अगर आपको कोई कोर्स की मदद चाहिए तो आप एड्यूटैप के कुछ कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। edutap.in पे जाना है आपने, और कोर्सेज में जैब के कोर्सेज को क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। यहाँ पर आपको डेमो कोर्स दिख जाएगा मास्टर कोर्स के लिए। मास्टर कोर्स है क्या, पहले मैं आपको बता दूं। मास्टर कोर्स इज बेसिकली जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, 10 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशंस जो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी कहीं भी देख सकते हो। And you'll have live classes here before the exam, concept notes for your revision, and all of these features for your practice. ब्रोशर डाउनलोड करके आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो और सुपर 78 कूपन का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि मास्टर कोर्स एग्जैक्टली कैसा है ना, हाउ यू कोप अप विद इट, तो आप ये डेमो कोर्स परचेज कर सकते हो। इट्स ओनली फॉर 1 रुपी। 2 दिन के लिए आपको मास्टर कोर्स के फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सो वी हैव टेस्ट सीरीज फॉर दैट। लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ अटेंड करना है, 60 लाइव क्लासेस एंड 2 आवर्स ईच की लाइव क्लास रहेगी। हर एक कंपोनेंट की 15 क्लासेस होंगी, उसमें हम कॉन्सेप्चुअली सब कुछ कवर करेंगे। उसके लिए लाइव क्रैश कोर्स है। सो इन सब की डिटेल्स आप ब्रोशर में चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ इन केस यू हैव एनी मोर क्वेरीज, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।